हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लाए हैं आज अगला टॉपिक जो कि है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बट बिफोर स्टार्टिंग आई हैव अ कोटेशन फॉर यू। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। इट मीन्स कि यदि आप प्रैक्टिस करते हैं कंटिन्यू तो आप एक दिन परफेक्ट बन जाएंगे। तो इसलिए आप हमारे YouTube चैनल पर लगे रहिए, डटे रहिए। हम आपको इसी प्रकार से वीडियोज़ ला के देते रहेंगे और इंग्लिश ग्रामर में आपकी एक एक टॉपिक कंप्लीट करा देंगे। और इस प्रकार से जो आपको प्रॉब्लम रही, आपको इंग्लिश से डर लगता है, वो डर लगना बंद हो जाएगा। एंड वंस यू वुड बी द गुड नॉलेजर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज यू वुड बी अ फ्लुएंट यूज़र ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, I assure you. But keep it up and continue watch my videos. और अगर आपने मेरे वीडियोज़ इससे पहले वाले अगर नहीं देखे हों तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो देखें और उसके बाद आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वीडियो देखें, ताकि आपको A to Z स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारी चीज़ें समझ में आ सकें। और अगले टेंस को समझने के लिए आपको पिछले टेंसेस को सीखना समझना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। टुडेज टॉपिक इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जानें कि उसकी पहचान क्या होती है। इसकी जो पहचान है वो इस प्रकार से है, एट द लास्ट ऑफ दीज काइंड्स ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। इट मीन्स, इसका अर्थ ये हुआ कि इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी में आपने परिभाषाएं जरूर पढ़ी होंगी, वही चीज़ इंग्लिश में है, कोई कठिन चीज़ नहीं है। इंग्लिश को हवा ना समझें। इंग्लिश जो है बहुत ही आसान लैंग्वेज है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है और कंटिन्यू एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो इसलिए एक बार आप फिर देखें, एट द लास्ट ऑफ दीज काइंड्स ऑफ हिंदी सेंटेंसेस द वर्ड्स गा गी गे आर फाउंड। कि जब हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे इत्यादि शब्द पाए जाएं तो एंड समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। और बताते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में समथिंग मीन्स कुछ, इज गोइंग टू हैपन होने जा रहा होता है इन फ्यूचर। इट मीन्स इसीलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट अर्थात आने वाला वक्त। तो ऐसा टेंस जिसमें फ्यूचर में कोई काम इंडेफिनिट तौर पर होने वाला है, तो ऐसे टेंस को इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आपको किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको तीन चीज़ें आना अनिवार्य है। द थ्री थिंग्स आर most important for you to translate any kind of the sentence. The first, the name of the tense. The second, the introduction of the sentence, I mean the identification of the sentence, कि उस sentence की पहचान। and third one is कि उसकी helping verb, the helping verb of the tense and main verb. So the helping verb of this tense is will or shall. फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आपको विल या शैल का यूज़ करना है। बच्चों, हेल्पिंग वर्ब को लोग HV भी कहते हैं, HV भी कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। विल और शैल ये प्रीवियस की तरह या प्रीवियस वीडियोस की तरह ये सिंगुलर और प्लूरल के कंसेप्ट पर आधारित नहीं है।
ये जो शैल है इसका यूज़ आई और वी सब्जेक्ट होने पर किया जाता है, बिकॉज आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइजेशन द फर्स्ट पर्सन्स प्रोनाउंस फॉलोज शैल। तो आप याद रखें कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई और वी के साथ फ्यूचर के किसी भी टेंस में, ये तो फ्यूचर का इंडेफिनिट है, फ्यूचर का कोई भी टेंस आएगा तो उसमें विल और शैल जरूर होगा, किसी न किसी रूप में साथ में कुछ ना कुछ उसमें होगा। हो सकता है शैल भी हो, विल भी हो, शैल हैव हो, विल हैव हो, बट होगा जरूर। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शैल है जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ किया जाना है, यही एक्यूरेट है। बट नाउ अडेज इन मॉडर्न इंग्लिश, इन स्पोकन इंग्लिश, पीपल डोंट यूज़ दिस हेल्पिंग वर्ब। लोग जो है अंग्रेज़ी बोलने में इस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, सिर्फ विल का यूज़ करते रहते हैं। सो स्पीकिंग इज़ द डिफरेंट थिंग, बट इंग्लिश ग्रामर इज़ द डिफरेंट। तो इसलिए आई और वी के साथ शैल और अन्य सभी ऑल अदर्स, कोई भी दूसरे प्रकार का सब्जेक्ट हो तो आपको लगाना है विल। फिर चाहे नाउन आए चाहे प्रोनाउन आए, उनमें से कोई भी आए, इन दो को छोड़कर, एक्सेप्ट दीज टू, आपको सभी के साथ विल का प्रयोग करना है। एंड नेक्स्ट मेन वर्ब। इस टेंस की जो मेन वर्ब है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल और शैल के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जिसे बेस फॉर्म भी कहते हैं या प्रेजेंट फॉर्म भी कह देते हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर पीछे वाले टेंसेस में भी बताया गया। स्ट्रक्चर में हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, और वर्ब में दो चीज़ें शामिल रहती हैं। फर्स्ट वन इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड वन इज़ मेन वर्ब। सो दिस वन इज़ हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम शॉर्ट में HV कहते हैं, एंड दिस वन इज़ मेन वर्ब, जिसे हम सहायक क्रिया, इसको सहायक क्रिया और इसको मुख्य क्रिया कहते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट और देन एटसेट्रा, जो भी कुछ हो उसे बाद में आप लगा दें। तो ये था रूल। तो बच्चों एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं पूरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भविष्य अनिश्चित काल होता है, जिसका इंट्रोडक्शन यानी कि पहचान इस प्रकार से है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द हिंदी में पाए जाते हैं, जिनको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करने के लिए विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये रही 3 थिंग्स। सबसे पहली टेंस का नाम, टेंस की पहचान, और फिर टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। उसके बाद स्ट्रक्चर, जो आपके हमेशा दिमाग में कंटेंट में रहना चाहिए। किसी भी टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर जो लिखा जाता है वो अफर्मेटिव होता है, जिसको हम बाद में अफर्मेटिव से नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव में बदल लेते हैं। कैसे बदल लेते हैं? लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। वी हैव 2 एग्जाम्पल्स। हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल जिसमें मैंने फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज़ किया है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज़ करेंगे, वाइल जो दूसरा सेंटेंस है उस सेंटेंस में मैंने कोई और प्रोनाउन यूज़ किया है जो कि थर्ड फॉर्म है, थर्ड पर्सन है, इसके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि दोनों ही हेल्पिंग वर्ब्स से 2 अलग अलग सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाएगा, और साथ ही साथ इन सेंटेंसेस को, एक सेंटेंस को हम 5 से 6 सेंटेंसेस में कैसे बदलेंगे, कैसे हम अफर्मेटिव को नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या इंटेरोनेगेटिव में बदल सकते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट इज़ आई।
और फिर हमारा ये स्ट्रक्चर कहता है कि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का आप यूज़ करें, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया शैल। और फिर हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें, तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी पढ़ाऊँगा अर्थात पढ़ाना। इट मीन्स हम लगाएंगे टीच। और बच्चों आपको, आपको मतलब तुमको, तो तुमको, आपको, तुम सेम होती है इंग्लिश और वो होती है यू। और उसके बाद साइंस जो कि ऑब्जेक्ट हैं ये दोनों ही, और फिर आज की अंग्रेजी टुडे। तो हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा आई शैल टीच यू साइंस टुडे। आई शैल टीच यू साइंस टुडे। अगर आप चाहते इस टुडे को आगे भी ला सकते थे और आप कर सकते थे टुडे आई शैल टीच यू साइंस। अब इस सेंटेंस को हम नेगेटिव में बदलेंगे। जब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, देखो, सिर्फ नेगेटिव में बदलने के बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब शैल लिखी हुई है इसके साथ आपको नॉट एडवर्ब का यूज़ करना है। वेरी सिंपल। आई शैल नॉट टीच यू साइंस टुडे। बच्चों इसमें जो यू है और साइंस है ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं स्ट्रक्चर के मुताबिक, शायद आप कंफ्यूज ना हो जाएं। इसमें से एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो यू है ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जबकि साइंस जो है इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बेहतर है कि आप वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएं यदि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गए हों तो, और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएं। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसकी ये जो हेल्पिंग वर्ब है इस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से आगे रखना है, और आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं शैल आई टीच यू साइंस टुडे। ये सिंगल इंटेरोगेटिव हो गया बच्चों। उसके बाद इसको डबल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आप कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड आगे लिख सकते हैं जो भी आपके दिमाग में कंसेप्ट हो। जैसे कि मेरे दिमाग में इस समय कंसेप्ट चल रहा है कि मैं ये कहना चाहता हूँ मैं आज आपको विज्ञान क्यों पढ़ाऊँगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर वाई लिख देते हैं, और फिर जो ऊपर वाला सेंटेंस है सिंगल इंटेरोगेटिव उसको पूरा कॉपी कर दो और हो जाएगा टीच यू साइंस टुडे। जब हम इन दोनों इंटेरोगेटिव में नॉट लगा देंगे तो ये बन जाएगा इंटेरोनेगेटिव, और इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएंगे 6। शैल आई नॉट टीच यू साइंस टुडे, और जब डबल इंटेरोगेटिव बनाएंगे वाई शैल आई नॉट टीच यू साइंस टुडे। इन दिस वे आपका एक सेंटेंस 6 में ट्रांसलेट हो गया। लेट्स सी द मीनिंग ऑफ ऑल ऑफ देम।
चलिए अब हम देखते हैं कि इन सभी की हिंदी मीनिंग क्या है। सबसे पहला आपके सामने लिखा हुआ है आई शैल टीच यू साइंस टुडे, मैं आज आपको विज्ञान पढ़ाऊँगा। दूसरे का है आई शैल नॉट टीच यू साइंस टुडे, आज मैं आपको विज्ञान नहीं पढ़ाऊँगा। और नेक्स्ट है शैल आई टीच यू साइंस टुडे, क्या मैं आज आपको विज्ञान पढ़ाऊँगा। और नेक्स्ट है वाई शैल आई टीच यू साइंस टुडे, मैं आज तुम्हें विज्ञान क्यों पढ़ाऊँगा। और नेक्स्ट है शैल आई नॉट टीच यू साइंस टुडे, क्या मैं आज आपको विज्ञान नहीं पढ़ाऊँगा। एंड नेक्स्ट वन इज़ वाई शैल आई नॉट टीच यू साइंस टुडे, मैं आज आपको विज्ञान क्यों नहीं पढ़ाऊँगा। बच्चों इस मेथड का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि आप जो हैं इसको ईज़िली पहले ट्रांसलेट करना सीख सकें, कि जो बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा वीक होते हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, पहले वो ट्रांसलेट करना सीख जाएं। बाद में उनके अंदर जो है सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की जो स्पीड है वो अपने आप डेवलप हो जाएगी। द फर्स्ट मोटो इज़ टू लर्न। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ वह आपके लिए खाना बनाएगी। दिस इज़ आल्सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्यों? क्योंकि जब भी किसी वाक्य के अंत में गा गी गे आता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। यू नो वेरी वेल, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको वहाँ पर दिखा दिया, बता दिया। अब आपका अगला टेंस है, इसको हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो ये है वह लड़की है इसलिए शी। अब बताया था कि शैल जो है आई वी को आई और वी के साथ लगता है, बाद बाकी सभी में ऑल अदर्स में क्या लगता है, विल। तो इसलिए हम यहाँ पर विल लगाएंगे और ये सेंटेंस बनेगा शी विल कुक फूड, खाना। आपके लिए, के लिए की फॉर होती है। अगर आपको प्रीपोजिशन नहीं आती तो प्ले लिस्ट में जाकर प्रीपोजिशन वाला फोल्डर खोल के आप वहाँ पर कई एक वीडियोस प्रीपोजिशन के बने हुए हैं, उनको आप देखें, उनको पढ़ें। समझ में ना आए तो बार बार देखें। और ज़्यादा बेहतर है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हों तो कॉपी और पेन लेकर बैठें। जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, कन्फ्यूजनल हैं, उन चीज़ों को आप तुरंत नोट करते रहें। के लिए के फॉर, आपके यानी कि तुम्हारे, तुम्हारे और आपके के लिए लगेगी यू। सो द सेंटेंस इज शी विल कुक फूड फॉर यू, वह तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। अब बच्चों इस सेंटेंस को भी हम ऊपर वाले सेंटेंसेस की तरह 6 में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। लेट्स सी हाउ। जब आप इसको निगेटिव बनाएंगे तो सिंपली विल के बाद नॉट लगा देंगे, ये रहा नॉट और ये नेगेटिव हो गया। कुक फूड फॉर यू। जब आप इसको सिंगल इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सिंपली इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और इसको लिखेंगे विल शी कुक फूड फॉर यू। इंटेरोगेटिव सिंगल का। डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव में कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड जो आप सेंटेंस में कहना चाहते हैं, जैसे कि मैंने लगाया व्हेन, और फिर ये वाला सेंटेंस पूरा आपको कॉपी करके रख देना है, एकदम करेक्ट हो जाएगा। व्हेन विल शी कुक फूड फॉर यू। जब आप इस नॉट को इन दोनों में रख देंगे तो ये इंटेरोनेगेटिव हो जाएगा। और याद रहे कि नॉट जब इंटेरोनेगेटिव में रखा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब तो आगे आ चुकी होती है, इसलिए नॉट सब्जेक्ट के बाद ही रहता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद। तो ये सेंटेंस बनेगा विल शी नॉट कुक फूड फॉर यू।
एंड नेक्स्ट विल बी, और अगला होगा वाई विल शी नॉट कुक फूड फॉर यू। तो बच्चों ये सेंटेंस भी 6 बन गए। तो एक ही सेंटेंस को 6 बनाने का मकसद आपको इनके बीच में होने वाली कन्फ्यूज़न को दूर करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही सेंटेंस को 6 में कन्वर्ट करें, आप चाहें कि 6 के 6 अलग से कंसेप्ट बना सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियोज़, आने वाले वीडियोज़ में हम जब समझ लेंगे कि आप समझने योग्य हो चुके हैं, तो हम इन सभी के अलग अलग सेंटेंस अलग अलग कंटेंट के साथ में लिखेंगे। बट राइट नाउ आई एम डूइंग दिस बिकॉज कि आप इसको डीपली इनके बीच के डिफरेंसेस को समझ सकें। तो इसकी भी हिंदी देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहली तो आपके सामने लिखी है, वह आपके लिए खाना बनाएगी। तो जब नेगेटिव होगा तो इसका हो जाएगा वह आपके लिए खाना नहीं बनाएगी। क्या वह आपके लिए खाना बनाएगी? नेक्स्ट, वह आपके लिए खाना कब बनाएगी? नेक्स्ट, क्या वह आपके लिए खाना नहीं बनाएगी? एंड लास्ट वन इज, वह आपके लिए खाना कब नहीं बनाएगी। तो बच्चों ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। आई होप सो आप लोगों को ये टेंस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और मैंने जैसे पहले बताया कि पहले आप पीछे के वीडियोस देखें, प्लेलिस्ट में नंबरिंग के साथ डे बाय डे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। उन सारे वीडियोस को सीरियल से देखें तो आपको ग्रामर का डीप अध्ययन हो जाएगा। और अगर आप बीच बीच में से देखते रहेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगी। इन्हीं शब्दों के साथ विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू फिनिश माई टॉपिक टुडे। और जाते जाते आपसे एक बार फिर, अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप भी हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर आएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या जो भी किसी भी तरीके से अंग्रेज़ी सीखना चाहता है, चाहे वो कंपटीशन की हो, चाहे 10th और 12th के हों, CBSE बोर्ड के हों, UP बोर्ड के हों, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी के लिए हमारी ये वीडियोज़ महत्वपूर्ण होने जा रही हैं।